नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 11th क्लास हिंदी अनिवार्य की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी अनिवार्य की किताब आरोह के गद्य खंड का पाठ 9 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भारत माता। तो बच्चों, सबसे पहले मैं इस पाठ के लेखक का परिचय आपको बताऊंगी। बच्चों, इस पाठ के लेखक का नाम है जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 1890 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था और कमल इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू था। बच्चों, इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, जो इनकी स्वयं की एक आत्मकथा है, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, जो हिंदी अनुवाद में है, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ा की दुनिया आदि इनके लेख और भाषणों का संग्रह है। तो बच्चों, जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। इनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में छूट गए। आगे चलकर 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने, भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते हैं। और बच्चों, आप सभी को पता है कि 14 नवंबर 1890 को उनका जन्म हुआ था। तो 14 नवंबर के दिन को हम बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। शांति, अहिंसा और मानवता की हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। बच्चों, जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, भारत माता, इस पाठ का थोड़ा सा परिचय मैं आपको बताती हूँ। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। इसमें पंडित नेहरू ने बताया कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर, जलसे यानी जनसभा, जाकर वे आम लोगों से बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता की क्या आधार है और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं है कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का तथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है। तो आइए बच्चों, पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। भारत माता। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। लेखक बताते हैं, नेहरू जी बताते हैं कि जब भी मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता, यानी एक जनसभा से दूसरे जनसभा में जाता, तो वहाँ चक्कर काटता रहता और लोगों से जो मुझे सुनने वाले लोग थे, उनसे मैं हिंदुस्तान की चर्चा करता था। भारत एक संस्कृत शब्द है जो इस जाति के परंपरागत संस्थागत के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता था, क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की गीता की जरूरत थी। गीता यानी खुराक। लेखक बताते हैं कि मैं शहरों में बहुत कम अपने लेखों और भाषणों को लोगों के सामने रखता था, लेकिन मैं किसानों से, क्योंकि उनकी जो खुराक, वो किसी अलग तरीके की खुराक चाहते थे, लेकिन किसानों से उनका जिनका नजरिया महदूद था, महदूद यानी सीमित, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा हुआ होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। लेखक बताते हैं कि लेकिन मैं किसानों से जरूर भारत के बारे में चर्चा करता था, क्योंकि किसानों का जो नज़रिया था वो सीमित था। और इस बड़े देश की चर्चा भी मैं उनसे उन्हीं से करता था, क्योंकि हम लोग लगातार आज़ादी के लिए कोशिश कर रहे थे और उन्हें बताता रहता था कि किस तरह भारत अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ होने पर भी, जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक है। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यज्ञ सा था, यज्ञ यानी एक समान था। और स्वराज्य का जिक्र भी करता था, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। लेखक बताते हैं, मैं उत्तर पश्चिम में खैबर से दर्रे के दूर दक्षिण में, दूर यानी दूर, बहुत दूर तक, दक्षिण में कन्याकुमारी तक अपनी यात्रा का हाल बताता और ये कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते हैं,
क्योंकि उनकी तकलीफें एक जैसी थी, यानी गरीबी, कर्जदार, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद सूद यानी ब्याज, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस ढड्डे ढड्डे यानी बोझ, उस बोझ के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और इसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। देखिए बताते हैं कि किसानों से ही मैं ये सवाल करता था। मैं भारत में सब जगह यात्रा मैंने पूरे भारत की यात्रा की, जिसमें मैं दक्षिण में कन्याकुमारी तक भी अपनी यात्रा मैंने की थी। तो वहाँ भी मैं जाता था तो किसानों से मेरा एक ही सवाल होता था। किसान मेरे से एक ही सवाल करते थे, क्योंकि उनकी जो तकलीफें थी, उनकी जो कमजोरियाँ थी, वो सबकी एक समान थी। क्योंकि विदेशी सरकार ने हम पर ऐसा बोझ लाद रखा था जिसे जिससे हम सभी को छुटकारा पाना था, और सभी उसे इस छुटकारे को हासिल करना चाहते थे। लेखक बताते हैं कि मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचे, और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जूझ यानी खंड, हिस्सा, भाग। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कश्मकशों का भी जिक्र करता रहता। कश्मकश यानी उहापोह, उसका भी जिक्र कर ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल, तब्दीली यानी परिवर्तन परिवर्तन जो होते थे उनका हाल भी बताता, और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। ये काम आसान नहीं था, तरक्की करने का काम आसान नहीं था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। लेकिन जैसा मैंने सोचा था उतना मुश्किल भी वो नहीं था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने काव्य और पुराणों की कथा कहानियों में जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी, और हमेशा कुछ ऐसे लोग मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर है। लेकिन बता दें कि मैं देश की कई बहुत सारे हिस्सों में घुमा, वहाँ मुझे ऐसे लोग मिल जाते थे जिन्होंने बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों में है। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते थे जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या धावों के सिलसिलों में विदेशों में नौकरियां भी की थी। धावे यानी हमले, आक्रमण। लेखक बताते हैं कि मैं या मुझे कोई पुराने सिपाही यानी जो आर्मी के जो लोग होते थे वो मिल जाते थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत सारी जंग लड़ी थी, लड़ाइयाँ लड़ी थी, आक्रमण के सिलसिलों में विदेशों में भी उन्होंने नौकरियां की थी। तो लेखक बताते हैं कि सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी भारत में, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में हमारे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। तो दूसरे मुल्क यानी देश, तो लेखक बताते हैं कि जिस तरह से हम भारत में जब आर्थिक मंदी हुई थी, तो दूसरे मुल्कों के बारे में हमारे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। दूसरे मुल्क जो थे उनके बारे में भी हम सोचते थे, तो हमें हमारी स्थिति समझ में आ जाती थी कि किस तरह से हम मंदी से जूझ रहे हैं। कभी ऐसा भी होता था कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता था। तो मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता था कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल यानी उत्सुकता, और ताज्जुब यानी आश्चर्य होता था। कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते थे, और मैं सवाल करता ही रहता था। लेखक कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता था कि मैं किसी जनसभा में पहुंचता, तो लोग मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे के साथ जोर से करते थे। तो मैं लोगों से अचानक पूछता था कि इस नारे का क्या मतलब है, ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। तो मेरे इस सवाल से लोगों के मन में उत्सुकता भी होती थी और आश्चर्य भी होता था, लेकिन वे कोई जवाब नहीं दे पाते थे और एक दूसरे की तरफ देखते रहते थे, और मैं उनसे सवाल करता रहता था। तो आखिरकार एक हट्टे कट्टे जवान ने जहाज ने मुझसे कहा, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब उस धरती से है। कौन सी धरती? देखो बताते हैं कि जब मैं सवाल करता था तो एक बार एक किसान था जो झाट था, हट्टा कट्टा, उसकी पीढ़ियों से जिसकी पीढ़ियों में लोग किसानी करते आए थे और वो भी किसानी करता था। उसने जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब है धरती से। तो लेखक बताता है, मैंने उनसे पूछा कौन सी धरती, खास उनके गांव की धरती, या जिले की, या सूबे की धरती, या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। तो इस तरह सवाल जवाब चलते रहते थे, यहाँ तक कि वो उग जाते थे। जब मैं ज़्यादा सवाल जवाब करता था उनसे तो वे उग जाते थे, और मुझसे वो कहने लगते थे कि आप ही बताएं कि कहते थे कि मैं ही बताऊं, यानी वो कहते थे कि आप ही हमें ये बताएं कि इसका क्या मतलब है। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान की नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं। लेखक कहते हैं कि फिर मैं उनसे कहता था कि हिंदुस्तान वो सब कुछ है जिसे हमने समझ रखा है, जैसे हिंदुस्तान की नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत, जो लोग हमें अन्न देते हैं, जो किसानी करते हैं, जो हमें बहुत प्यारे हैं, ये सब हिंदुस्तान है। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग हैं जो सारे देश में फैले हुए। लेकिन बताते हैं कि जिनकी गिनती है वे हिंदुस्तान के लोग हैं,
यानी उनके और मेरे जैसे, यानी आप सब किसान और मेरे जैसे जो लोग हैं वो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जैसे मतलब हुआ इन लोगों की जय। यानी कि लेखक कहते हैं कि मैं उनसे कहता था कि भारत माता वही है जो भारत के करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ कि हम सब लोगों की जय, यानी भारत के सभी जो लोग हैं उन सबकी जय। तो लेखक बताते हैं कि मैं उनसे कहता था कि तुम इस भारत माता के अंश हो, इस तरह से तुम ही भारत माता हो। जैसे जैसे ये और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली है। तो लेखक कहते हैं कि इस तरह से मैं उनसे कहता था कि तुम सब भारत माता के अंश हो, तुम इस तरह से तुम ही भारत माता हो, तुम सब भारत माता के अंश हो, तो इसका मतलब हुआ तुम ही भारत माता हो। तो जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते थे तो लोगों के मन में उनकी आंखों में एक चमक रहती थी, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली। इस तरह से जब मैं उन्हें कहता था कि तुम ही भारत माता हो, तुम सबकी ही जय हो, क्योंकि तुम सब भारत का हिस्सा हो, इस तरह से उनकी आंखों में चमक रहती थी, खुशी होती थी उन्हें, और उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे मानो भारत के लिए उन्होंने बहुत बड़ी खोज कर दी थी। बच्चों, ये पाठ इधर ही समाप्त होता है। धन्यवाद।